Hello students, welcome back to Introduction to Polymer Chemistry lecture number 4। जैसे कि अभी तक हमने टोटल 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए जिसमें हमने देयर आर 2 पार्ट्स खत्म किए। द फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर और सेकंड पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आज हम पॉलीमर केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन को सीखने से पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। मैकेनिज्म मीन्स देयर विल बी सम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे कि जब भी हम किसी भी टाइप का फूड प्रिपेयर करते हैं तब उस फूड को प्रिपेयर करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसी के बेस पे हम फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही काफी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करने के बाद वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि वी आर लर्निंग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, सो हम लोग यहाँ पे पॉलीमर को फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। दैट मीन्स देर आर 3 मोड of polymerization: addition, condensation and ring opening polymerization। तो हमें इस पार्ट में ये तीनों के क्या पढ़ने पड़ेंगे? मैकेनिज्म, द प्रोसेस, वो कैसे फॉलो होते हैं। सो आइए, सबसे पहला नोट ये है कि मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में आपको ये एक इंफॉर्मेशन पर्पस है, आपको इसको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लिया, दैट्स इट। द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन इज ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ओनली, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन है: एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग चेन पॉलीमराइजेशन। अब एज पर दी ये तीनों टाइप के प्रोसेसेस हैं। सो ये तीनों टाइप के प्रोसेसेस के मैकेनिज्म भी कैसे होंगे? डिफरेंस होंगे। तो एज पर दी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हमें सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन पे ही ज्यादा फोकस करना है। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को 3 टाइप्स के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा एनायोनिक मैकेनिज्म और तीसरा कटायोनिक मैकेनिज्म। मतलब आप अगर कोई भी पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करोगे तो उसके 3 तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं और वो मैकेनिज्म डिपेंड करता है नेचर ऑफ मोनोमर पे। जैसा जैसा मोनोमर वैसा वैसा टाइप का मैकेनिज्म टू परफॉर्म एंड प्रिपेयर पॉलीमर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एज पर सिलेबस free radical polymerization only have to study with respect to addition polymerization। सो हमें ऐसे उसी पे ध्यान देना है। तो आइए सीखते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। नाउ free radical mechanism is most common in addition polymerization. It is also called chain reaction, which involves 3 distinct steps। इसका मतलब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन फॉलो करने के टोटल 3 तरह के डिस्टिंक्ट स्टेप्स होते हैं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमें देखने मिलता है। पर जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन में शेयर करते हैं तो हम सीधा रिएक्टेंट लिखते हैं मोनोमर के फॉर्म में और रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं पॉलीमर के फॉर्म में। बट आज हमें इस एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को उसने कैसे 3 स्टेप में डिवाइड किया है वो जानना काफी आपके लिए जरूरी है। सो आइए कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के टोटल कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। या बिफोर वी स्टार्ट विद द 3 स्टेप्स, आपको पहले बता दूं, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे स्टेप्स के बारे में आसानी से पता चलेगा। जैसे कि मान लो आप एक लेक्चर में बैठे हो और उस लेक्चर में एक बच्चा बहुत मस्ती करने की इच्छा रखता है, बट वो मस्ती नहीं कर सकता बिकॉज काफी बाकी सब सिंसियर है और वो सर भी काफी स्ट्रिक्ट है।
तो मान लो उसको मस्ती करना है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अचानक से लाइट जाने पर अंधेरा हो गया और वही टाइम का चांस लेते हुए वो बच्चे ने मस्ती करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स वो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को अंधेरे में मारा। अब ये मस्ती करने का सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ? जैसे लाइट गया वैसे बच्चा एक्टिवेट हुआ। इसी तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या अवेलेबिलिटी, हमारे पास कौन सी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? कैटालिस्ट, जो रिएक्शन को स्टार्ट करे। इसीलिए अपना पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। अब चेन इनिशिएशन मतलब क्या? रिएक्शन के चेन को स्टार्ट करना है। तो रिएक्शन के चेन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? कैटालिस्ट। और वो कैटालिस्ट क्या करना चाहिए? चेन को इनिशिएट करने के लिए फ्री रेडिकल फॉर्म करना चाहिए। अब आइए देखते हैं पहला पॉइंट। द चेन इनिशिएशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल, एंड वो फ्री रेडिकल बनाता कौन है? कैटालिस्ट, जिसको हम इनिशिएटर बोलते हैं। सो एन इनिशिएटर लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, third butyl peroxide, etc. can be used to produce a free radical. जैसे कि देखिए, this is acetyl peroxide, आपको जो दिख रहा है, this is known as acetyl peroxide, okay, because this is a peroxy linkage, okay. जब ये acetyl peroxide का रिएक्शन होगा, मतलब जब इस एसिटाइल पेरोक्साइड को मैंने यूवी लाइट पास करवाया, सो यूवी लाइट पास करवाने के वजह से ये एसिटाइल पेरोक्साइड का पेरोक्सी लिंकेज सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाएगा। जब भी कौन सा भी कोवैलेंट बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करता है। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हुआ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके, तब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एसिटाइल फ्री रेडिकल ग्रुप। अब ये एसिटाइल फ्री रेडिकल अभी के लिए अनस्टेबल है, ये फर्दर अपना CH3C बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जैसे वो फ्री बॉन्ड ब्रेक करेगा उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके लेफ्ट में और एक राइट में चले जाएगा टू मेक 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, 2 CH3 फ्री रेडिकल, और ये C डबल बॉन्ड O के साथ ये O, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ जाएगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? CO2। That means acetyl peroxide, when passes through UV light, it breaks the covalent bond by symmetrical manner to form a free radical, which on further breaking CH3C bond to make a final radical, which is act as a initiator to start the reaction. So हमने पहले स्टेप में क्या सीखा? चेन इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमें फ्री रेडिकल प्रिपेयर करना है, जो हमने प्रिपेयर किया। अब इसी स्टेप का सेकेंड पार्ट, बिकॉज हमने मिथाइल रेडिकल नाम का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर लिया है, अब इसी को हम मोनोमर के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे जिससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। सो देखिए, द फ्री रेडिकल सेज आइदर मिथाइल ग्रुप और आइदर R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप। जैसे कि हमने ये वाले स्लाइड में कौन सा फ्री रेडिकल देखा है? 2 टाइम्स ऑफ CH3। सो यहाँ पे हमने ये लिखा है आइदर इट विल बी CH3 or it may be R. So form attach itself to the olefin. Olefin means alkene, जिसको बोलते हैं विनाइल मोनोमर, जो इनिशिएटर CH3 से रिएक्ट करेगा और न्यू रेडिकल फॉर्म करेगा। देखिए आगे, देखिए दिस इज अल्काइल फ्री रेडिकल, जो हमने पहले स्टेप में 2CH3 के फॉर्म में देखा था। अब आइदर यू से, अभी हमने वहां पे एसिटाइल का पेरोक्साइड का एग्जांपल लिया था, दैट्स व्हाई वी गॉट 2 टाइम्स ऑफ CH3 रेडिकल,
Okay, but here we are having alkyl radical called as R dot. Okay, अब ये दो में से हमने स्टेप 1 में जो दो फ्री रेडिकल फॉर्म किए थे उसमें से हमें सिर्फ एक का इस्तेमाल करना है, दोनों को साथ में यूज करने की जरूरत नहीं है। सो मान लो ये दिस इज अल्काइल फ्री रेडिकल जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आया है, और आपके पास कौन सा मोनोमर है? विनाइल मोनोमर। जैसे आपको मैंने सिखाया था, विनाइल का मतलब होता है CH2CH। ओके, अब ये दिस Y विल बी नोन एज functional group. This Y will be known as a functional group. अब that means this Y can be any type of atom. अगर ये Y हाइड्रोजन हो जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा। अगर ये Y Cl हुआ, this becomes vinyl chloride. अगर ये Y साइनाइड हुआ, that becomes vinyl cyanide. ठीक है, अब आसान है। जब ये फ्री रेडिकल नाम का इनिशिएटर विनाइल ग्रुप के तरफ जाएगा तो ये विनाइल ग्रुप के पाई बॉन्ड को सिमेट्रिकली ब्रेक करेगा, जिससे उसमें कितने फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे? दो फ्री रेडिकल। दैट मीन्स अब ये R डॉट रिएक्ट करेगा CH2 के साथ। अब देखिए, सो दिस R गोज विद CH2 और इसका जो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, नाउ दैट बिकम्स अ फ्री रेडिकल। सो ये हो गया आपका चेन इनिशिएशन, जिसमें आपने दो चीज सीखे। सबसे पहले फ्री रेडिकल फॉर्म करना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैटालिस्ट। और वो कैटालिस्ट कौन सा? पेरोक्साइड। उसी स्टेप में फ्री रेडिकल मिल जाने पर हमें उसको मोनोमर के साथ रिएक्ट करवाना है, तो वो फ्री रेडिकल मोनोमर के पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और न्यू रेडिकल फॉर्म करेगा। अब आगे स्टेप टू इज चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में हमें क्या सीखने जैसा है? द न्यू रेडिकल जो फॉर्म हुआ अपने इनिशियल स्टेप में, वो रिएक्ट करेगा दूसरे विनाइल मोनोमर से, जिससे धीरे धीरे वो चेन ग्रोथ इलोंगेट होगा, बिकॉज प्रोपोगेशन का मतलब ही होता है elongation. This will be elongation. Okay, this will be considered as elongation. Okay, yeah. So देखिए जरा नेक्स्ट। सो अपने पास ये आपको स्टेप 1 में मिला, this is we got from step 1. अब यही रेडिकल सेकेंड विनाइल मोनोमर से रिएक्ट करेगा, दैट विल बी कंसिडर एज हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। सो देखिए, ये फ्री रेडिकल अब वापस ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और टू फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस CH के साथ, दूसरा जाएगा उसके साथ। सो इट विल गेट R CH2CHY तो था ही, अब इसमें भी क्या मिलेगा? CH2CHY। सो दिस बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो हमने क्या किया, ये जो जब ये दोनों को कंबाइन किया, सो यू विल गेट R बॉन्ड CH2CHY कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, और उसके साथ ये CH2CHY को हमने आगे एडजस्ट किया। हम ऐसा बोल सकते हैं ये हो गया अपना चेन प्रोपोगेशन। अब ये चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा? चेन का रिएक्शन इलोंगेट, मतलब बढ़ते ही जाएगा जब तक आप इसमें मोनोमर विनाइल मोनोमर का सप्लाई स्टॉप नहीं कर देते, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। कभी ना कभी तो वी नीड टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, वी नीड टू स्टॉप दिस रिएक्शन। दैट्स व्हाई this mechanism have a third step known as chain termination process. अब चेन टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? काफी सिंपल है। चेन टर्मिनेशन में हमें चेन को ब्रेक करना है और फाइनल स्टेज पे लेके आना है इन द टर्म्स ऑफ पॉलीमर। सो द चेन प्रोपोगेशन स्टेप कैन बी स्टॉप बाय एनी ऑफ दिस फॉलोइंग मेथड। मतलब चेन को टर्मिनेट करने के लिए अपने पास तीन तरीके हैं। अगर आप उस चेन प्रोपोगेशन में विनाइल नाम के मोनोमर की क्वांटिटी का सप्लाई बंद कर दोगे,
तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. सो इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन, stop the supply of monomer, which will stop the reaction. Next is impurities such as oxygen is added. इसका मतलब क्या, अगर आपने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऐड किया, जैसे कि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, which is very very precious. Like for this reaction, oxygen is very poisonous. So if you add the oxygen during the reaction, तो oxygen क्या करेगा, free radical को प्रोसीड करने नहीं देगा, तो रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा, स्टॉप, बिकॉज ऑक्सीजन क्या करेगा, फ्री रेडिकल की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा. और अगर आपके पास ये दो तरीके यूज नहीं हो रहे, तो आप क्या कीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रोइंग चेन रेडिकल्स ले लीजिए. मतलब स्टेप 2 में आपको जो प्रोडक्ट मिला है बिगर फ्री रेडिकल, वही टाइप का बिगर फ्री रेडिकल को आप दूसरे वाले फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर दोगे, तो दोनों के फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइंट होके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे. सो ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में आगे दिखेगा नहीं, जैसे कि रिएक्शन में दिख रहा है. जैसे कि देखो, दिस बिकम्स वी हैव टेकन 2 टाइम्स. ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको 2 टाइम्स लिया है, मतलब मान लो लेफ्ट में भी अब ये 2 टाइम्स को हम स्प्लिट करते हैं, लेफ्ट में एक साइड रखिए और राइट में भी ये स्ट्रक्चर रखिए. जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये CH फ्री रेडिकल और आपने जो राइट साइड में यही जो सेम मॉलिक्यूल लिया है, उसका भी CH रेडिकल इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और वो कुछ बनेगा ऐसे, दैट विल बी RCH2CHY CH2Y. अब यही सेम राइट साइड में भी होगा, बट इसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि उसने ये N+1 लिखा है. ये N+1 क्या है समझाता हूँ. अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो स्टेप 3 में हमने रिएक्टेंट 2 टाइम्स लिया था, जिसमें CH2CHY को N टाइम्स लिखा है, बट ब्रैकेट के बाद CH2CHY एक बार लिखा है. तो जब यही टाइप की फ्री रेडिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया है, जो एक बिगर टाइप का फ्री रेडिकल आपको लेफ्ट साइड में दिया है, उसका CH2CHY N टाइम्स दिया है, और उसके बाद जो CH2CHY दिया है उसको भी उसने अंदर ले लिया है. दैट्स व्हाई वो CH2CHY N+1 हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका क्या हुआ, चेन टर्मिनेशन. इन शॉर्ट, इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल इनिशियल से बताया था कि लेक्चर चल रहा है, उसमें एक बच्चा बहुत मस्ती करने की कोशिश कर रहा है पर नहीं कर पा रहा है. अचानक लाइट जाने के वजह से वो बच्चा एक्टिवेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, और उसी बच्चे ने क्या किया, किसी एक को मार दिया. अब जिसको मारा उसको नहीं मालूम था उसको किसने मारा, तो उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और को मारा. दैट मीन्स धीरे धीरे करके चेन प्रोपोगेशन होते जा रहा है. ओके, अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये प्रोसेस चलते रहेगा. अचानक लाइट आ जाने से या किसी तरह का दूसरा प्रोसेस हो जाने से ऑटोमेटिकली प्रोसेस, आई मीन टू से दैट, जो बच्चे ने ये मस्ती स्टार्ट की थी वो धीरे धीरे सब जगह पे बढ़ेगी, बट लाइट आ जाने के बाद वापस सब अपनी जगह पे स्ट्रिक्टली बैठ जाएंगे. सो ये क्या हुआ, एक तरह का चेन टर्मिनेशन. सो इसी क्लासरूम का चेन टर्मिनेशन कब पॉसिबल हो पाया, लाइट आने के बाद मस्ती बंद हुई, बिकॉज टीचर इज ऑन द क्लासरूम, बट अब टीचर भी सभी को देख पा रहा है. इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन खत्म होने के बाद उसके बेस्ड पे सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो 3 मार्क्स का है. That is, explain in detail free radical mechanism involved during the preparation of addition polymer. So अब इस क्वेश्चन का आंसर जब आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो मैंने जो स्लाइड्स में रिएक्शंस बताए हैं, आपको उस रिएक्शन को उसी वे में कंप्लीट करना है. Even I will be sharing you notes. So based on that, you just go through with the notes, and whenever it will come in the exam, you have to write the whole thing. जैसे कि इस चैप्टर का वेटेज ही 4 मार्क्स है, so there will be very difficult to ask this question, because अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए so automatically 3 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, और बाकी के
सब टॉपिक्स जो हमें पढ़ने बाकी है और जो पढ़े उसके बेस पे सिर्फ 1 मार्क का आएगा। सो देयर विल बी लाइक नॉट अ प्रॉपर जस्टिस। इसीलिए ज्यादातर इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होता है वो ज्यादातर यूजेस के बेस पे, 1 मार्क के रिएक्शन के बेस पे और 2 मार्क के क्लासिफिकेशन बेस पे होगा। इसलिए दिस मैकेनिज्म इज लेस एक्सपेक्टेड। बट एज पर द एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको पूछा जाएगा तो यू शुड रिमेंबर कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3 तरह के मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं, फ्री रेडिकल, anionic mechanism and cationic, and maximum time we are using free radical polymerization mechanism। और जब भी आप free radical polymerization mechanism को follow करोगे so every time you have to start that reaction in with the help of catalyst known as peroxide, because that peroxide will definitely produce this free radical to start the reaction. Thank you.